सोर्सेस। किसी भी लॉ को बेहतर समझने के लिए सोर्सेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अदरवाइज हमें ये समझ नहीं आएगा कि ये लॉज जैसे है वैसे क्यों है। और स्पेशली जब आप मुस्लिम लॉ पढ़ोगे तो ये सवाल मन में ज़रूर आएगा कि ये प्रोविजन ऐसा क्यों है, और कुछ कुछ प्रोविजंस आपको लग सकता है कि ये क्या बात हुई। तो चलिए सबसे पहले सोर्सेस को डिटेल्स में समझते हैं। मुस्लिम लॉ को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला शरिया सोर्सेस, जिसे हम प्राइमरी सोर्सेस कह सकते हैं, और दूसरा एक्सट्रेनस सोर्सेस या सेकेंडरी सोर्सेस। तो सबसे पहले शरिया सोर्सेस को एक्सप्लोर करते हैं। शरिया सोर्सेस में मेनली 4 सोर्सेस हैं। सबसे पहला है कुरान। कहा जाता है कि कुरान का हर शब्द भगवान का खुद का है, जिसे प्रॉफिट मोहम्मद तक पहुंचाया गया गैब्रियल एंजल द्वारा। कुरान कोई लॉ की किताब नहीं है, ना ही ये लॉ से किसी तरह रिलेटेड है, पर इस्लामिक लीगल प्रिंसिपल्स को फ्रेम करने में, उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करने में कुरान का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। 4 तरीके से कुरान इस इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करता है। पहला, जब कभी भी प्रॉफिट को किसी लीगल प्रॉब्लम को सुलझाना होता था, वह डिवाइन गाइडेंस लेते थे, और उन्हें जो भी डिवाइन आंसर यानी दिव्य ज्ञान प्राप्त होता था, वह कुरान में एक निश्चित डेफिनेट लीगल एलिमेंट बन जाता था। दूसरा, कुरान में जो भी नॉन लीगल टेक्स्ट मोरालिटी और कॉन्साइंस यानी अंतर चेतना से जुड़े हैं, उनका इस्लाम के लीगल साइंस के ऊपर एक प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरा, कुरान के कई टेक्स्ट ऐसे हैं जो ये रिवील करता है कि पहले भी डिवाइन लॉ रिवील हो चुका है, इसलिए ये संभव है कि अर्ली मुस्लिम्स दूसरे लीगल सिस्टम्स का सहारा लेते हो। और चौथा, कुरान एक आइडिया देता है कि लॉ अल्लाह का डायरेक्ट कमांड है, और अल्लाह एक होने के नाते उनके लॉज भी एकल संपूर्ण होना चाहिए, यानी कि सिंगल होल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है, इस सिंगल होल की खोज में इस्लामिक लॉ के फ्रेमर्स ने एक इलैबोरेट विस्तारित लीगल साइंस को डेवलप किया। दूसरा सोर्स है सुन्ना या हदीथ। सुन्ना या हदीथ का मतलब होता है ट्रेडिशंस यानी प्रथा, जिन्हें प्रॉफिट मोहम्मद ने बनाया था। अब्दुल रहीम ने इन ट्रेडिशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला, हदीथ मुतवातिर यानी कंटिन्यूअस ट्रेडिशंस। ये ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिन्हें यूनिवर्सली सभी ने एक्सेप्ट किया, और बहुत से लोगों ने इन्हें बयान किया, लोगों को बताया, और जिन्होंने बताया वह ऐसे लोग थे जो किसी न किसी तरह प्रॉफिट मोहम्मद से जुड़े थे, उनके दोस्त थे या उत्तराधिकारी थे, या दोस्तों के उत्तराधिकारी थे, और उन उत्तराधिकारों के भी उत्तराधिकार थे। दूसरा, हदीथ मशहूर यानी वेल नोन। ये ऐसे ट्रेडिशंस थे जिन्हें पहले तो कुछ गिने चुने लोगों ने एक्सेप्ट किया, पर आगे चलकर वही ट्रेडिशंस कंटिन्यूअसली फॉलो होते रहे। और तीसरा, हदीथ अहाद यानी कि आइसोलेटेड। ये ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिन्हें एक या एक से अधिक लोगों ने बयान किया, बताया। ये लोग संख्या में बहुत ही कम थे, और पहले जिन 2 टाइप्स को हमने डिस्कस किया उनसे इसका कोई मेल नहीं है। ये हदीथ या सुन्ना मुस्लिम लॉ का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, जिन्हें कुरान में भी तब्दील किया गया है। प्रॉफिट ने इन ट्रेडिशंस के प्रैक्टिस पर काफ़ी जोर दिया, और उनके सभी इमीडिएट उत्तराधिकारों, दोस्तों और कट्टर मुसलमान जूरिस्ट्स ने इन्हें अपनाया। तीसरा सोर्स है इजमा।
इजमा का मतलब होता है लॉ पॉइंट पर किसी युग में मोहम्मद के फॉलोअर्स के बीच समझौता यानी कि अग्रीमेंट। इजमा को सोर्सेस ऑफ लॉ की मान्यता कुरान और सुन्ना टेक्स्ट से मिली है। इजमा को 3 प्रकार में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला इजमा यानी कि अग्रीमेंट जो प्रॉफिट के कंपेनियंस के बीच था। दूसरा वो इजमा जो जूरिस्ट्स के बीच था और तीसरा इजमा जो लोगों के बीच था। तो जो इजमा प्रॉफिट के साथियों के बीच था उसे यूनिवर्सली अपनाया गया और उन्हें रद्द यानी कि रिपील नहीं किया जा सकता। पर बाकी के जो 2 इजमा है उनको लेके काफी विवाद है। जो शिया स्कूल है वह सिर्फ उन इजमा को एक्सेप्ट करते हैं जिनकी उत्पत्ति प्रॉफिट के परिवार से हुई हो या जिन जूरिस्ट्स को अचूक शिया इमाम द्वारा सर्वसम्मति से समर्थन मिला हो। और जो सुन्नीस है उनका कहना ये है कि कुरान में सिर्फ कुछ ही नियमों को बताया गया है जो प्रॉफिट के मृत्यु के बाद दिन प्रतिदिन आए नए कानूनी चुनौतियों को कवर नहीं कर पाता था, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में प्रॉफिट ही रास्ता बताते थे। तो इस कारण इजमा जरूरी है ऐसी स्थितियों का मुकाबला करने के लिए। अब एक वैलिड इजमा के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला, कोई भी इजमा कुरान या सुन्ना को कन्फ्लिक्ट यानी टक्कर नहीं दे सकता। दूसरा, एक बार अगर किसी सवाल को इजमा द्वारा निर्धारित यानी कि डिटरमाइन किया जाता है तो उस विषय को कोई इंडिविजुअल जूरिस्ट रीओपन नहीं कर सकते। तीसरा, एक इजमा को आगे चलकर किसी और इजमा द्वारा रिवाइज यानी कि संशोधन किया जा सकता है। और चौथा, किसी युग में जब एक जूरिस्ट किसी क्वेश्चन के लिए सिर्फ 2 ही राय देते हैं तब तीसरे राय की कोई जगह नहीं है। मुस्लिम लॉ का ये सोर्स आगे चलकर इस लॉ को और उन्नत और डेवलप्ड बनाने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि इजमा द्वारा समाज में आए नए परिवर्तनों के साथ बिना संघर्ष किए नए प्रिंसिपल्स को बनाना काफ़ी सहज था। चौथा सोर्स है कियास, जिसे हम एनालॉजिकल डिडक्शंस भी कहते हैं। जैसे जैसे समय बदलता गया इस्लामिक स्टेट्स और बड़े होते गए, नए नए ऐसे घटनाएं घटी जिनको सुलझाने का कोई भी उपाय कुरान, सुन्ना या इजमा में नहीं था, और इस कारण जूरिस्ट्स मजबूर हुए लॉजिकल रीजंस और अलग अलग ओपिनियंस का सहारा लेकर सोचने के लिए। ये कियास या एनालॉजी एक ऐसा जरिया है जिससे एक ऐसी परिस्थिति जिस पर किसी भी टेक्स्ट का कोई लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, उस लॉ के लैंग्वेज के कारण पर उस टेक्स्ट के पीछे के रीजन की वजह से उस परिस्थिति में हम उस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई स्ट्रॉन्ग ड्रिंक किसी लॉ द्वारा निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है। उसका कारण क्या है? यही कि उस ड्रिंक के सेवन से नशा होता है। अब मान लीजिए कि किसी भी लॉ में स्पेसिफिकली ये नहीं बताया गया कि वाइन प्रोहिबिटेड है, पर फिर भी हम यहाँ समझ सकते हैं कि वाइन भी प्रोहिबिटेड ही होगा, क्योंकि इसकी तुलना स्ट्रॉन्ग ड्रिंक से की जा सकती है, क्योंकि इसके सेवन से भी नशा होता है। इसी चीज़ को एनालॉजी कहते हैं। इसी तरीके से ऐसी कोई भी चीज़ जो नशा नहीं देती वह प्रोहिबिटेड भी नहीं है। ये थे 4 प्राइमरी सोर्सेस। नेक्स्ट हम एक्सट्रॉनस या सेकेंडरी सोर्सेस को एक्सप्लोर करेंगे। हेलो एवरीवन, तो अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, और वो ये कि इसी तरीके से बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस और इन्फोग्राफिक्स का यूज़ करके हमने पूरे मुस्लिम लॉ का कोर्स प्रिपेयर किया है।
इसमें ना ही सिर्फ मुस्लिम लॉ के ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया गया है, बल्कि आपके सेमेस्टर्स में पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चंस को भी स्पेसिफिकली आंसर भी किया गया है। तो देर किस बात की, अभी आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इस कोर्स का एक 24 आवर्स इंस्टेंट फ्री डेमो बुक कर सकते हैं। सो रजिस्टर नाउ।